द मंडेरियन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने जब साइंस के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था कि जो हमारा जूनियर अकाउंटेंट का कोर्स चल रहा है, इस कोर्स की सीरीज में ही साइंस को लेके ये हमारी फर्स्ट क्लास है। इससे पहले एक और क्लास आई थी, लेकिन वो सिलेबस को टारगेट करते हुए थी। हमने सिलेबस को ब्रेक डाउन किया था डिफरेंट टॉपिक्स में, कहाँ से कितने प्रश्न आने की संभावना है ये अभी हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, जब साइंस की बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये, हमें साइंस में ज्यादा निटी ग्रिटी में जाने की जरूरत नहीं। आपका एम क्या है? 75 मार्क्स को हासिल करना। तो 75 मार्क्स को जब हम हासिल करने की बात करते हैं, इसको मार्क्स हासिल करने के लिए हमें उन्हीं तरीके से पढ़ना है जिस प्रकार से मैंने इसमें क्वेश्चंस भी ऐड किए, किस प्रकार से जो लास्ट हमारी वैकेंसी थी जूनियर अकाउंटेंट की, उसमें क्या प्रश्न है। इसके अलावा राजस्थान के अलग अलग एग्जाम्स के अंदर जो हमारे टॉपिक्स आएंगे उसी के साथ हम उसको ऐड करेंगे, ताकि क्या होगा, आपको आइडिया लगेगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही लाइमलाइट में है या नहीं है। यहाँ पे देखिए, इसको ब्रेक डाउन किया तो हमारा एक केमिस्ट्री, फिजिक्स, एनवायरमेंट, बायोलॉजी और मिसलेनियस, तो ये 5 मेजर पोर्शन बनते हैं। इसमें सबसे जो डिफिकल्ट, मतलब जिसका आराम से आप आसानी से हर जगह सोर्सेज नहीं मिल सकते, वो ये सेगमेंट है मिसलेनियस का। और मिसलेनियस का क्यों है डिफरेंट? देखो, इसमें बोर्ड ने मछली पालन भी डाला है, सेरिकल्चर भी है हमारा, मधुमक्खी पालन भी है, फिर हमारी फसलें हैं, फ्रूट्स है, डेयरी उद्योग है, मुर्गी पालन है, खाद्य के बारे में भी था, मानव स्वास्थ्य वगैरह, ऐसे बहुत सारे विषय थे, उनको मैंने अन्य में रखा है। तो आप ये देखिए, इस सिलेबस को कवर करना है और इस सिलेबस में हम वहां से ऐसे चलेंगे, सीक्वेंस में कोशिश करेंगे। अगर पॉसिबल हुआ, हो सकता है हम जंप करें बीच में, परंतु हमारा नेक्स्ट 10 डेज का टारगेट ये है कि इसको हम खत्म करें। तो आज हमारा प्राइमरी मेन टारगेट है केमिस्ट्री। यदि आप केमिस्ट्री में देखें, हमारे सिलेबस में जो स्पेसिफाई किया है, जो केमिस्ट्री रसायन विज्ञान से संबंधित जो भी चीजें हैं, एवरीडे साइंस से रिलेटेड, उसके हमारे ये टॉपिक बनते हैं। एक बार ये चीजें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। पता होने से क्या होता है? कॉन्फिडेंस आता है। उसका सेकंड स्टेज होती है लर्निंग। तो आज बेसिक तो आपने वैसे तो सिलेबस में देख लिया था। केमिस्ट्री के अंदर जो हमारा सबसे प्राइमरी फोकस है, जो आज का फोकस है, वो हमारा होगा फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। भौतिक और रासायनिक चेंज का मतलब तो होता है आपका बदलाव। और एक और इसमें लाइन लिखी हुई है, वो लिखी है आपकी रिएक्शन, अभिक्रिया। तो यहाँ पे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज जो बात करी है, उसमें 2 कंपोनेंट है। एक तो आपका फिजिकल चेंज कैसे होता है, केमिकल चेंज कैसे होता है, और दूसरा जो फिजिकल रिएक्शंस और केमिकल रिएक्शन होती है वो भी कैसे होती है। ये इस एक टॉपिक के अंदर 4 सब टॉपिक हैं। इसके एग्जाम्पल देखेंगे और कुछ कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल है। जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती का जलना और मोमबत्ती का पिघलना दोनों 2 अलग अलग रिएक्शन है। एक आपका फिजिकल चेंज है और एक आपका केमिकल चेंज है। अब आपसे कोई नॉर्मली कह दे कि मोमबत्ती जलना ये है वो है, उन चीजों से परे हटके हमको बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेनी है, क्योंकि एग्जाम में सवाल वही आता है जहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। वो कंफ्यूजन दूर करो और आपके मार्क्स आगे। ये एक मैं चीज आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। बहुत बड़ा वेटेज होता है। एक प्रश्न 3 नंबर का है, गलती की गुंजाइश नहीं छोड़नी है, आप फॉलो करें। दूसरा, इनको आइदर यू टेक स्क्रीनशॉट ले लें आप इनका, अगर स्क्रीनशॉट ना लें तो इनको नोट डाउन कर लें कॉपीज में। अदरवाइज हम इसकी जो पीपीटी है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, जो लिंक में है, वहां से आप फॉलो करना। और कोई इश्यू हो तो आप लाइव चैट में मेरे को कमेंट दे सकते हैं। इसके बाद देखिए, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को लेके होगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन 2 प्रकार की क्रियाएं हैं, और जो हमारा इसका सम्मिलित रूप होता है उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहला टारगेट ये है। थर्ड है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल से, जो धातु और अधातु, जो तत्वों का वर्गीकरण होता है, एलिमेंट्स का जो वर्गीकरण होता है, उसको हम जो जिस प्रकार से करते हैं, तो उसमें एक आपका मेटल आ गया, एक नॉन। इसके अलावा मेटलॉइड्स भी होता है, जिनके अंदर धातु और अधातु दोनों के बीच के गुण होते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल के बीच का जो कंपोनेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स बोलते हैं। परंतु हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे में मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं, तो हमने इसी के ऊपर ही फोकस करना है। इसके बाद देखिए, आपको एक कार्बन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। इसको थोड़ा सा हल्की सी लेंथ में लेंगे, परंतु इसको इस प्रकार से करेंगे कि परीक्षा में जो प्रश्न आए वो हम कवर कर ले। हाइड्रोकार्बन जनरली कार्बन के अपरूपी होते हैं, और हाइड्रोकार्बन के बारे में जब चर्चा करेंगे तब इसकी बात करेंगे। इसके बाद आपकी 2 इंपॉर्टेंट गैसें इन्होंने सिलेबस में मेंशन कर रखी है। अगर आप देखना चाहें, मैं आपको बताऊं सिलेबस के अंदर जो हमारी गैसेस इन्होंने मेंशन कर रखी है, तो ये देखिए आप, यहां इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कंप्रेस नेचुरल गैस, ये दो गैस है इन्होंने यहाँ मेंशन की है, और इन दोनों गैसों की हम वहां पे चर्चा करेंगे। तो ये देखिए, तो आपके मैंने ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नेचुरल गैस, और नेचुरल गैस जो जमीन से हमको प्राप्त होती है उसको हम जनरली मीथेन कहते हैं, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन बाद में करेंगे। और लास्ट एक टॉपिक बनता है जो केमिस्ट्री कंपोनेंट्स है, वो है आपका सोप और डिटर्जेंट, साबुन, अपमार्जक और इन चीजों को लेके। तो ये केमिस्ट्री का ब्रेकडाउन है। पहला टॉपिक हम उठाएंगे अभी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो यहां से शुरुआत करते हैं अपनी, बाकी चीजों को आप ध्यान में रखें, नोटबुक अपने नोट्स बना लें, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स। मेरा एक और चीज आप जरूर करना, ये एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, फोकस कहां होना चाहिए, फोकस होना चाहिए आपका एग्जाम्पल्स के ऊपर। आप उनको जरूर लिखें, रिएक्शंस लिखें नहीं लिखें कोई इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, क्योंकि हमारे जो सिलेबस के ऊपर सबसे पहली लाइन यही लिखी एवरीडे साइंस। तो एवरीडे साइंस में वहां कोई फॉर्मूले याद नहीं करते, वहां क्या किया जाता है, वहां तो ये देखा जाता है कि ये किसका उदाहरण है, ये इसका उदाहरण है। उन उदाहरणों का ध्यान रखते हुए हमारे परीक्षा में प्रश्न आ जाएंगे। अब आप देखिए, हम शुरुआत करते हैं हमारे जो पहले टॉपिक थे फिजिकल और केमिकल चेंज से। फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज देखो सिलेबस में लिखा है तो शब्दों को तो समझना ही पड़ेगा। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का मतलब क्या है, भौतिक बदलाव, रासायनिक बदलाव। सर कैसे, भौतिक बदलाव क्या है, रासायनिक बदलाव क्या है? ये आपका भौतिक बदलाव हो गया और ये आपका रासायनिक बदलाव। सबसे पहले आप ये देखिए, मैं आपको बताऊं, ये केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के अंदर अगर हम देखें किससे बनी है ये सृष्टि, सृष्टि बनी है मैटर से, पदार्थ से। और इस पदार्थ को अगर हम सब डिवाइड करें तो हम जानते हैं कि मैटर की 5 अवस्थाएं होती है। एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, एक गैसियस फॉर्म में होता है, एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो हमने इस प्रकार से टोटल 5 अवस्थाएं होती है। मेरा कहने का मतलब ये हमारे सिलेबस में पढ़, लेकिन जो भी मैटर होता है इस दुनिया में, जितना मैटर है उसको हमने सब डिवाइड कर रखा है 5 पार्ट्स में। सबसे 3 जो इंपॉर्टेंट बेसिक पार्ट है जो पहले से चल रहे थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों में, इन तीनों ही अवस्थाओं को यदि एक बार आप ध्यान रखें, जो आगे की दोनों अवस्थाएं उनको आप भूल जाएं। इन तीनों अवस्था के अंदर जो भी कोई भी पदार्थ होता है, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो मिक्सचर हो, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, इसके अंदर होता क्या है, इन तत्वों के अंदर उसके अंदर उसके सब एटॉमिक पार्ट्स होते हैं, यानी कि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके अंदर एटम्स होंगे। यदि हम कार्बन की बात करें तो हम क्या कहते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, तो हम कहते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसका मतलब क्या है, कार्बन एक मेटल है, कार्बन मतलब एक एलिमेंट है। इस एलिमेंट की फॉर्म क्या है, कार्बन आपका सॉलिड में है या लिक्विड में है, गैस में, वो तो उस पदार्थ की अवस्था हो गई। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं और मेरे हाथ में ये पेन है, तो ये किस अवस्था में, तो ये इस पदार्थ की अवस्था क्या है, सॉलिड। लेकिन ये किसका बना है, वो इसकी नेचर हो गई। तो यहां हम जो सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात कर रहे हैं, ये तो पदार्थ की अवस्थाएं हो गई। और अब जैसे ये बोर्ड आप सामने दे, ये किस कंपाउंड का बना है, ग्रेफाइट है, कार्बन है, क्या, तो मटेरियल अलग होता है, और ये किस फॉर्म में है, तो ये सॉलिड है। अब आप देखिए, यहां हमने अवस्थाओं की बात करी, तो किसी भी एलिमेंट के अंदर जो तत्व होते हैं, जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, उस मॉलिक्यूल का एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है। जब भी वो अरेंजमेंट उनका चेंज होता है, जैसे अब देखिए मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी के अंदर 2 हाथ 2 पैर एकदम सही अवस्था में है, तो ये बिल्कुल सही अरेंजमेंट। आप सपोज मेरा एक हाथ है पांव की जगह आ जाए, और या फिर मेरा एक पांव है वो हाथ की जगह, तो मेरा जो चेंज है वो चेंज हो जाएगा। फिजिकल चेंज उसको कहते हैं जिसके अंदर पदार्थ में क्या होता है, जो उसका मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका रीअरेंजमेंट तो होता है। जैसे आपने पानी को जैसे ही आपने उबाला तो क्या करेगा, पानी उबलेगा 100 डिग्री सेल्सियस। जब वो 100 डिग्री सेल्सियस उबलेगा तो पानी उबल के गैस बन जाएगी। जब ये गैस बनता है तो मॉलिक्यूल का रीअरेंजमेंट तो हुआ, परंतु वो मॉलिक्यूल कंप्लीटली चेंज नहीं हुए। इसका मतलब फिजिकल चेंज में क्या होता है, जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो अरेंजमेंट होते हैं, लेफ्ट राइट हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर उसकी कंप्लीट ओवरऑलिंग नहीं होती है। जबकि जब हम केमिकल चेंज, रासायनिक क्रियाओं में क्या होता है, उसमें पूरा ही बदलाव हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल है कि दूध है और दूध से दही बना, तो आप सोचिए क्या है ये, इसमें क्या होता है, जब दूध होता है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स का रीअरेंजमेंट है बैक्टीरिया की प्रेजेंस के कारण होता है बेसिकली, परंतु उससे क्या होता है कि उसके जो मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, इस कारण से वो हमारा केमिकल चेंज में आता है। जबकि यदि हम पानी को गर्म करें तो हमारा फिजिकल चेंज में आता है। तो मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट इसका एक कंपोनेंट है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसा है या नहीं है, लेकिन
फिजिकल चेंज का मतलब क्या है, वो मॉलिक्यूल के माइनर अरेंजमेंट होते हैं। दूसरा, फिजिकल चेंज में जब आप किसी क्रिया को करते हैं, जैसे आपका दूध से जब आपका पानी से हमने पानी को गर्म किया, उससे गैस बना, या आपने बर्फ को पिघलाया तो उससे पानी बना। अब यहां पे क्या होता है, जब आप देखिए आपकी बर्फ है और इस बर्फ से जब आपने इसको हीट दी, हीट देने से क्या हुआ, ये आपकी बर्फ है वो पानी के रूप में बदल गई, बराबर। या बर्फ का भी फॉर्मूला क्या होता है, H2O। फिर आपका पानी का भी फॉर्मूला क्या होता है, H2O। लेकिन रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि बर्फ को जब मैंने हीट दी तो पानी में कन्वर्ट होगी, और जब उस पानी को, नॉर्मल वाटर को आप यदि फ्रिज में रख दें तो जब उसको ठंडा 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर वापस मिलेगा तो फिर वो 0 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे है, और जब हीट करेंगे तो आप 100 डिग्री करिए मान लीजिए, तो आपका बर्फ से पानी बन गया और उस पानी को आपने दोबारा बर्फ बना दिया। है तो दोनों ही पानी, क्योंकि केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O, तो रहा तो ये वाटर। इसलिए मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पे जो फिजिकल भौतिक जो हमारी बदलाव होते हैं उसके अंदर जो होता है उसमें रिवर्सिबल होता है। आपने बर्फ को पानी बना दिया, पानी से आपने बर्फ को बना दिया, ये आप आगे चले जाइए, आप इसी पानी को और हीटिंग दीजिए तो क्या होगा, पानी भाप बन के उड़ जाएगा, और उड़ने के बाद वही पानी जब भाप बन के उड़ जाता है तो वातावरण में ऊपर में कंडेंसेशन होकर के फिर वापस वो पानी बारिश के रूप में आता है। मतलब यहां से भाप भी बनी, और भाप बनने के बाद ये वापस पानी दोबारा बन जाता है जब उसका टेम्परेचर। तो ये जो भौतिक बदलाव होते हैं उसमें क्या है, आप किसी को टेम्परेचर दे दो, इन चीजों से ये बदलाव होते हैं। परंतु बदलावों से समझ में क्या आएगा, फिजिकल चेंज के अंदर ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपसे ये एक बात कहना चाहूंगा, ये तो आप इसको आप बाद में नोट डाउन कर लेंगे। मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, एक चीज ये ध्यान रखिए, ये जो रिवर्सिबल वाला कंसेप्ट है, जो बदलाव वाला कंसेप्ट है, ये एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से आप किसी भी उदाहरण को आसानी से पहचान सकते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा, नॉर्मल सवाल आएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से 4 में से कौन सा भौतिक बदलाव है या कौन सा रासायनिक बदलाव है। सपोज आपका एग्जाम्पल आया दूध से दही का बनना, यहाँ आपको हम बता चुके हैं, ये बड़ा सिंपल सा लगता है तो पता होगा, दूध से दही का बनना वैसे एक क्या है, आपका केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है। परंतु आपको ये ध्यान रखना है, दूध से दही का बनना एक केमिकल चेंज है। अब आपको मान लो नहीं मालूम है कि दूध से दही बनना केमिकल चेंज है, तो कैसे पता करेंगे, तो आप ये देखिए, क्या दही से वापस दूध बन सकता है, नहीं बन सकता। अगर नहीं बन सकता है इसका मतलब ये क्या है, ये केमिकल चेंज है। अगर वापस अगर कोई चीज बनती है, जैसे मैंने कहा बर्फ से पानी बन रहा है, तो बर्फ से पानी बनेगा, बन गया, तो क्या वो पानी से वापस बर्फ बनेगी, बोलो बन सकता है, तो ये क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। एग्जाम्पल, जैसे मोमबत्ती होती है, अब मोमबत्ती को आपने जलाया, आप इसमें हालांकि 2 क्रियाएं, पर आप ये देखिए मोमबत्ती के जलने से क्या हुआ, जो मोम है वो पिघल जाता है, तो पिघला हुआ भी आखिर पिघल के भी मोम ही बनता है ना। तो मोमबत्ती का पिघलना क्या है, मोमबत्ती को एक बार पिघल गई, पिघलने के बाद उसका मोम बच गया तो वापस वो मोम ही बन रहा है, तो मोमबत्ती का पिघलना एक फिजिकल चेंज है, समझ गया। लेकिन जली हुई मोमबत्ती को आप वापस बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो जो मोमबत्ती का जलना होता है वो आपका केमिकल चेंज है। इसके बाद फिजिकल चेंज में क्या हो सकता है, आपने पानी की बकेट ले रखी है, उसको जब आप बर्फ बनाओगे तो हो सकता है उसकी शेप चेंज हो जाए। तो पानी की शेप, साइज चेंज, ये सारी चीजें किस में चेंज होती है, फिजिकल चेंज में शामिल होती है। परंतु यहाँ पे क्या होता है, यहाँ तो उसकी कंप्लीट फॉर्म चेंज हो सकती है। कैसे चेंज हो सकती है, आप ये देखिए, यदि मैं आपसे बोलूं, एग्जाम्पल में दिखाता हूं आपको, फिजिकल चेंज में 1 मिनट, केमिकल चेंज एग्जाम्पल में देखिए आप, जिसे हमारा लोहा होता है, आपने देखा फेरस, इस लोहे पे जब इसको ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, वातावरण के अंदर अवेलेबल है, और वातावरण के अंदर मॉइस्चर भी है जिसको हम पानी कहते हैं, वाटर। तो इस लोहे ने हवा और पानी, इन तीनों की उपस्थिति में इस पे क्या जंग लग जाता है, और जंग लगने से हुआ क्या, ये कोरोड हो गया। परंतु किसी माध्यम से क्या इस आप जंग लगे हुए लोहे को, मेरी बात सुनना, इसी किसी भी माध्यम से जंग लगे हुए लोहे को वापस एक संपूर्ण पहले की तरह लोहे की तरह में प्राप्त कर सकते हो, नहीं कर सकते। इसका मतलब जो हमारा लोहे को जंग लगता है वो क्या हो गया आपका, वो आपका एक केमिकल चेंज है, एक रासायनिक बदलाव है।
तो इसी प्रकार से हमें एग्जाम्पल समझने हैं जिससे बड़े ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो हम यहां पे थे। नेक्स्ट, फिजिकल चेंज से आपको कोई भी नई चीज प्राप्त नहीं होगी। उससे क्या होगा, पानी है तो था पानी रहा, उसकी फॉर्म चेंज होगी। सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड बन गया, लिक्विड से गैस बन गया, गैस से वापस बन गया, लेकिन कोई भी नया पदार्थ नहीं प्राप्त होता है। जबकि केमिकल चेंज के अंदर आपको नई चीजें प्राप्त होती है। जैसे दूध से घी का बनना एक प्रोसेस है, लेकिन आपने देखा दूध किस रूप में था और आखिर वो घी में बदल गया, तो ये एक रासायनिक बदलाव है। तो इस प्रकार से वहां हमें एक नए पदार्थ की प्राप्ति होती है। इन सबको ये तो केवल आपको समझाने के लिए था। और इसमें एक चीज आप जरूर ध्यान रखना, मेरा ये कहना है, फिजिकल चेंज के अंदर ये जरूर कंसेप्ट याद रखना कि जो चीजें एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है, क्या वो वापस हो सकती है? यदि वो वापस हो जाती है तो वो क्या है, फिजिकल चेंज। और यदि वो वापस नहीं होती है तो वो क्या है, केमिकल चेंज। क्योंकि आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा उदाहरण को, कि आपको पहचानना है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है वो एक भौतिक चेंज है और निम्नलिखित में से कौन सा है जो एक रासायनिक बदलाव है। जब हम भौतिक बदलाव के उदाहरणों की बात करें तो कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं। एक मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, कुछ चीजें हैं मैं आपको लास्ट में बताता हूँ जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये बहुत फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा। देखिए, फिजिकल चेंज की जब हम बात करें तो मेल्टिंग ऑफ आइस की बात करें आप, तो देखो मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूं बर्फ का पिघलना क्या है। तो यहां पे पिघलने की क्रिया है। किसकी क्रिया है? पिघलना। ये किसकी पहचान है? फिजिकल चेंज की। उसके बाद देखना यहां पे मोमबत्ती का मेल्टिंग मतलब पिघलना, ये भी दोबारा सेम पिघलने की प्रक्रिया हो रही है। फिर है आपका पेपर शेडिंग। आपने देखा होगा सरकारी दफ्तरों के अंदर एक मशीन रखी होती है जिसके अंदर जो वेस्ट पेपर होते हैं वो डालते हैं और वो डालने के बाद उसको वो छोटे छोटे पीसेस में श्रेड कर देती है। तो ये चीज पेपर शेडिंग है। उससे क्या आप उस पेपर को वापस रिसाइकिल कर सकते हो? बिल्कुल। जो आपके टूटे फिटे कटे फिटे पेपर जो हमारे यहाँ पे घरों में इकट्ठे करके लेके जाते हैं उनकी दोबारा से रिसाइकलिंग होती है और आपको पेपर वापस प्राप्त हो सकता है। उस पेपर पर नई प्रिंटिंग होती है। इस प्रकार से जो पेपर शेडिंग है, पेपर को जो काटना, उसको छानना, उसको इकट्ठा करना, ये सारी प्रक्रिया किसमें आती है? वो आपके फिजिकल चेंज में है। नेक्स्ट आपका बॉइलिंग ऑफ वाटर। जिस प्रकार से मेल्ट होना उसी प्रकार से बॉयल होना। किसी भी चीज को आप, स्पेलिंग एरर है, किसी भी चीज को आप BOILING बॉइलिंग, तो जब आपका पानी है उसका बॉइलिंग है, तो बॉइलिंग की प्रक्रिया भी एक फिजिकल चेंज है। अब एक चीज और बताता हूं, ये जो चेंज होता है कार्बन का ग्रेफाइट से उसके डायमंड के अपरूप के रूप में, तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। इसमें लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है, ये कोई केमिकल चेंज नहीं, अपवाद है। उसके बाद इवेपोरेशन ऑफ एल्कोहल। आप देखिए कई बार लोग कहते हैं कि शराब की जो बोतल होती है उसका ढक्कन खोल के रखने से उसका क्या होता है कि कहते हैं वो एवोपरेट, जैसे पेट्रोल है वो भी इवेपोरेशन जल्दी होता है, हाईली इनफ्लेमेबल है, तो एल्कोहल का भी इवेपोरेशन होता है। परंतु यदि आप उसको क्लोज एटमॉस्फेयर में रखें तो आप उसको वापस प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से जो ये उसका एल्कोहल का इवेपोरेशन है, जो उसका वाष्पीकरण है, वो भी एक तरह से हमारा फिजिकल चेंज है। अब हम रासायनिक बदलाव की बात करते हैं। तो मैंने लोहे के वे जंग की आपकी ऑलरेडी मैंने बात कर ली। कमेंट तो किसी का नहीं है, देख लें। क्लास अच्छी चलो, थैंक यू। आप लोग ना नोट्स बना लो, मैं आपको यही कह रहा हूं, नोट्स बनाओ साथ में। जितने आप नोट्स बनाओगे उससे क्या होगा, ये एग्जाम्पल्स आप जरूर, क्योंकि इसमें से ही परीक्षा में लैंड होंगे, ताकि आप उन चीजों को कर सकते हो। जैसे यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं सर नोट मेकिंग इज जरूरी है। अब आप देखिए यहाँ पे मिल्क सोरिंग लिखा मैंने, जो है उसका खट्टा होना। जो आपका दूध है वो कई बार खट्टा हो जाता है, या ये कहिए कि दूध से आपका दही का बनना, वो भी इसके अंदर आ सकता है। तो ये सारे केमिकल चेंज है। फिर आपका कुकिंग एंड एग, अब अंडा है, उस अंडे का रूप ही बदल गया, आपने उससे ऑमलेट बना लिया, तो वहां पे वो क्या है, केमिकल चेंज, आपको नया प्रोडक्ट मिला। फिर मिल्क है या कर्ड है, दूध से दही का बनना। उसके बाद ब्लैक कलर ऑन सिल्वर। आपने घरों में देखा होगा, लोग जनरली कहते हैं कि चांदी काली पड़ गई है ना, बोलो काफी टाइम से रखी हुई थी, तो चांदी का काला रंग उसके ऊपर पड़ना, ये एक केमिकल चेंज है, ना कि एक फिजिकल चेंज। तो ये इसमें ध्यान रखना, उसमें बदलाव हो गया है, ऐसा नहीं हुआ। आप उस काले रंग को कैसे हटा सकते हैं वापस,
नहीं हटा सकते। इसीलिए लोग ज्यादा क्या रखते हैं, लोग सोना रखते हैं, चांदी कम प्रेफर करते हैं। हालांकि चांदी की कीमत बहुत कम है, परंतु किस लिए, क्योंकि चांदी पे समय के साथ जंग लग जाता है, और वो किस रूप में लगता है, काले रूप में। इसीलिए चांदी का इस्तेमाल लोग कम करते हैं सोने की तुलना में। आप देखिए आभूषण बनते हैं लेकिन कम बनते हैं। नेक्स्ट देखिए बर्निंग ऑफ कोल ऑब्लिक वुड, लकड़ी का जलना। यहां कौन सी प्रक्रिया हो रही है, एक चीज आप देखना, जलने की। पिछले में हमने देखा था कौन सी प्रक्रिया हो रही थी, वहां पे जब हम फिजिकल चेंज की बात कर रहे थे, वहां पिघलने की। तो ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा ये कौन से, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये फिजिकल चेंज है या फिर आपका केमिकल चेंज है। नेक्स्ट ये कॉपर होता है, उस कॉपर के ऊपर भी आपका ग्रीन कलर आ जाता है, कॉपर के ऊपर भी आपका ग्रीन कलर आ जाता है। देखिए तीन चीज हैं जहां पे जंग का काम होता है। सबसे पहले लोहा, आयरन जिसको हम फेरस कहते हैं, दूसरा है आपका कॉपर, और तीसरा है आपका चांदी। तो ये तीनों चीज है, चांदी के ऊपर काला, कॉपर के ऊपर हरा, और लोहे के ऊपर लाल रंग से आपको जो रस्टिंग दिखाई देती है। तो ये तीनों ऐसे हैं जिसके अंदर जंग लगने की प्रक्रिया होती है, और तीनों किसके उदाहरण है, केमिकल चेंज के। एक चीज आप देखिए, यदि आपने एप्पल खाई है, एप्पल का आप एक पीस काटो, एक पीस काट करके उसको खा लो और बाकी एप्पल छोड़ दो, थोड़े टाइम बाद आप ये देखोगे कि जो एप्पल रखा था सही सलामत, आपने तो एक पीस खाया, लेकिन उस कलर, उसके जो एप्पल की अंदर की सरफेस का कलर है वो चेंज होने लगता है। ऐसा क्यों होता है, जो वो एप्पल है उसकी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, और जब उसकी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है इसका मतलब उसके अंदर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। इसीलिए जनरली एप्पल वगैरह को हम क्या करते हैं, टाइम पे कंज्यूम कर लेते हैं। कहते हैं कि कुछ टाइम बाद खाने से उससे समस्या हो सकती है। उसका कारण क्या है, क्योंकि उसमें केमिकल चेंज होता है। नेक्स्ट देखिए आप, डाइजेशन ऑफ फूड। आपने एक बार भोजन को खा लिया, भोजन आपका डाइजेस्ट हो गया, डाइजेशन होने के साथ आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स है वगैरह वो रिलीज होते हैं जो भोजन के पाचन में हेल्प करते हैं। परंतु आप ये समझिए जो ये प्रक्रिया है, ये केमिकल रिएक्शन है, इसमें काफी नए नए फॉर्म्स बनते हैं। आप जब जिस फॉर्म में आप खाना लेते हो और डाइजेशन होता है वो अलग फॉर्म में होता है। इस कारण से भोजन का जो पाचन है वो भी क्या चीज है, ये भी एक केमिकल चेंज है। अब मैं आपको ऑलरेडी, देखिए कैंडल का आप जरूर ध्यान रखें, कैंडल का पिघलना एक भौतिक बदलाव है, एक फिजिकल चेंज है, और कैंडल का जलना यहाँ बर्निंग की प्रक्रिया है, और जलने की प्रक्रिया किस में आएगी, आपके केमिकल चेंज में आएगी। इसी के अलावा जो हमारे केक बनाते हैं बेकरीज में, जो केक की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो बनता है, उसके अंदर भी उसमें इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं और एक केमिकल रिएक्शन बनती है जिस कारण से उसका फुलाव भी होता है। तो इस केक की बेकिंग में भी आपका एक प्रकार से केमिकल चेंज है। तो ये जो आपको मैंने बदलाव दिखाए ये वो केमिकल चेंज है। अब कुछ क्षेत्र हम आइडेंटिफाई करेंगे जिससे आपको ये आसानी होगी कि कौन से केमिकल चेंज में आते हैं और कौन से फिजिकल चेंज में। तो सबसे पहले आप ये देखिए, जो हमारे भौतिक बदलाव हैं, केमिकल चेंज है, उसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। सबसे पहली बात तो मेल्टिंग, यानी कि जो पिघलने की प्रक्रिया है, किसी भी चीज के पिघलने की प्रक्रिया है वो क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। उसके बाद दूसरा, किसी भी चीज को आप काटो, चॉपिंग, वो क्या है, वो भी फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज को आइडेंटिफाई करना आसान है। इसके अलावा मैंने आपको एक थंब रूल बताया था, और वो थंब रूल क्या है, यदि किसी चीज को काटने के बाद क्या हम उसको दोबारा उस रूप में प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम कर सकते हैं इसका मतलब वो एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन टेक ही नहीं होती ही नहीं है, इसलिए वो फिजिकल। यदि हम केमिकल चेंज की बात करें, एक तो आपने हमेशा ध्यान रखना है बर्निंग का। देखो मैंने बताया था आपको कैंडल में क्या होता है, जलने की क्रिया हो रही है, इसलिए कैंडल क्या होगी, केमिकल चेंज। लकड़ी होती है, घास फूस होती है, इनको जब आप जलाते हो तो वो क्या हो जाएगा, वो भी केमिकल चेंज हो जाएगा। पेपर है आपके पास, जो पेपर होता है नॉर्मल, उस पेपर को आप जलाओ तो क्या होगा, उससे कार्बन रिलीज होगा, और वो क्या हो गया, वो भी एक केमिकल चेंज है। लेकिन यदि उसी पेपर को आप किसी मशीन में डाल के या हाथ से फाड़ के उसको रद्दी बना देते हो, फेंक देते हो, लेकिन उस पेपर का दोबारा रिसाइकल हो सकता है, वो पेपर वापस किसी न किसी माध्यम से रिसाइकल हो सकता है। तो वो जो पेपर का फाड़ना, कटना, वो सारी चीजें आपके भौतिक में आएगी,
जबकि पेपर का जलना किस में आएगा, वो केमिकल चेंज में आएगा। एक और चीज ध्यान रखिए, कोई भी चीज जब सड़ जाती है, जैसे मैंने आपको एप्पल के बारे में बताया था जब हम केमिकल चेंज की बात कर रहे थे, तो यहाँ आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बनाना है आपका उस पे आपने कई बार देखा होगा बनाना बड़ा जल्दी सड़ जाते हैं। तो जो सड़ने की जितनी प्रक्रियाएं वो सारी की सारी किस में आएगी, आपके केमिकल चेंज में आएगी। तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज इन दोनों को हम कैसे अलग कर सकते हैं। यदि आप इनमें आराम से डिफरेंशिएट कर पाए तो ये दोनों आपका आराम से, तो ये पिघलने की प्रक्रिया हो गई, वो किसकी है, भौतिक बदलाव। यदि कुछ चीज जल रही है, जलने की प्रक्रिया क्या होगी, वो आपका रासायनिक बदलाव होगी। आगे देखिए आप और एक कंसेप्ट ध्यान रखना, केमिकल चेंज, एक बार जो चीज बन गई उसको वापस नहीं बना सकते। दूध है, दूध से दही बन गया, तो ये तो हो गया रासायनिक बदलाव। आप मेरे को बना के दिखा दो, बोला सर नहीं, मैं तो आपके दही से वापस दूध बना दूंगा, ऐसा पॉसिबल है नहीं। हाइपोथेटिकली हम कह सकते हैं मैं ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, एक नॉर्मल लेमैन के हिसाब से देखो तो वो पॉसिबल नहीं है। इसी कारण से एक बार आपने अंडे को बॉईल कर लिया, क्या आप उसको दोबारा अंडा बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो इसीलिए ये जो सारे केमिकल चेंज है, जहां आपको ज्यादा चीजें ऐसी लगे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, वो जनरली केमिकल चेंज होती है, क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस बनती है जिसके कारण से नए पदार्थ बनते हैं। अदरवाइज जनरली आपके फिजिकल चेंज होते हैं। मैं इसमें केमिकल फॉर्मूलाज और बाकी चीज में डिटेल में क्यों नहीं गया, उसका कारण आप ये देखिए, जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हमसे पहले, उन प्रश्नों के आधार पर बता रहा हूँ। ये लास्ट ईयर जो जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ था, जो मतलब लास्ट वैकेंसी थी जूनियर अकाउंटेंट की, उसके अंदर जो 70, उस टाइम भी जो हमारे 75 मार्क्स की ही थी, 75 मार्क्स थी और टोटल 25 क्वेश्चन आए थे। इस 25 क्वेश्चन में से जो 2 क्वेश्चन थे वो आपके फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज से थे। आप सोच लो, यानी कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, 6 मार्क्स के। तो इस चैप्टर की वैल्यू तो है, और जितना हमने पढ़ा उससे आप ये समझना कि आप ये प्रश्न कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा ये स्कीम आपके लिए सक्सेसफुल है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए क्या लिखा है। मैं हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों से क्षमा चाहूंगा कि मैं आपका इसका हिंदी में प्रोवाइड नहीं करवा पाया, लेकिन मैं ये बता देता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ एक बार। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ अ कैंडल इन्वॉल्व्स। ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न सिर्फ और सिर्फ जूनियर अकाउंटेंट में ही पूछा गया है, और ऐसा भी नहीं है कि पिछली बार पूछा गया तो अब ना पूछें, क्योंकि इस पेपर को हुए मेरे हिसाब से कम 7-8 साल हो चुके हैं। तो आप ये देखिए, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कैंडल इन्वॉल्व, जो मोमबत्ती होती है उसकी जलने की प्रक्रिया में क्या सम्मिलित है। इसने बोला ओनली फिजिकल रिएक्शन, ओनली केमिकल रिएक्शन, ओनली केमिकल चेंज, बोथ फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन। तो देखिए मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको क्लियरली बताया जो मोमबत्ती होती है इसमें 2 चीजें हैं, एक मोमबत्ती का जलना और एक मोमबत्ती का पिघलना। तो जलने की जो प्रक्रिया है वो क्या हुई आपके, जैसे ही जलने की बर्निंग मतलब जलना, और जलना कहाँ जाएगा आपका, रासायनिक प्रक्रिया में। तो यहाँ क्या पूछा, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती की जलने की प्रक्रिया क्या होगी। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके हिसाब से ये क्या है। पहले मैं आप लोगों की राय जानना चाहूंगा। ऑप्शन 1, 2, 3, 4, आप ऑप्शन आराम से देख सकते हैं, एक बार देख के बताइए क्या है। अभी आप इस प्रश्न पे फोकस करो, बाद में हम देखेंगे। आप इसके बारे में बताइए। करेंगे, हम सारा सिलेबस कवर करेंगे, डोंट वरी। बाकी सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस आपकी चल रही है ऑलरेडी। मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, कुछ विद्यार्थियों को डाउट है। देखिए आपका क्या है कि सितंबर की डेट आ रखी है, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी क्लासेस हम पहले चला रहे हैं, बाकी सारी क्लासेस चल रही है, ऐसा नहीं है, क्लासेस चल रही है। ओके ओके, तो कुछ लोगों के यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं ऑप्शन 1 को लेके, फिजिकल रिएक्शन है। मैं आपको बता दें, 1 मिनट आप रुकिए, देखिए मेरी बात सुनिए, आप इस पे ध्यान देना। अभी मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। मैंने आपसे कहा था मोमबत्ती के अंदर 2 चीजें हैं, एक है जलना, पहली प्रक्रिया, और दूसरी प्रक्रिया है पिघलना।
और हमने पढ़ा दो चीजें हैं। सिलेबस मैंने आपको बताया था, हमारे सिलेबस में क्या लिखा था, एक है आपका फिजिकल चेंज और एक है आपका फिजिकल रिएक्शन, एक है केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज। मैंने आपको बोला था रिएक्शंस के ऊपर अंदर डिटेल में जाने की, मैंने आपको ऊपर ऊपर बताया था। अब देखिए, जो मोमबत्ती के पिघलने की प्रक्रिया वो क्या है, ये तो आप जानते हैं कि भौतिक बदलाव है। जब मोमबत्ती के पिघलने की प्रक्रिया आपके भौतिक बदलाव है, तो यहां क्या लिखा है, ओनली अ फिजिकल रिएक्शन, तो हम इसको एक बार मान लेते हैं। आपका दूसरा देखिए, यहां पे क्या लिखा है, मोमबत्ती का जलना। यहां सवाल क्या पूछा है, सवाल पूछा है कि मोमबत्ती का जलना, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ ए कैंडल इन्वॉल्व्स, और जलने की प्रक्रिया क्या होती है, एक केमिकल चेंज होती है। और जब आपका केमिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज में मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन तो टेक होती ही होती है। तो सबसे पहली बात, इसके अंदर केवल और केवल केमिकल रिएक्शन है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन है। परंतु इस प्रश्न में आपको कंफ्यूज करने के लिए केमिकल रिएक्शन के साथ केमिकल चेंज भी डाल दिया। जब आप जलने की बात करेंगे तब इसके अंदर आपका केमिकल रिएक्शन ही आएगा, परंतु जलने और पिघलने दोनों की बात करता तो आपका ऑप्शन ये सही होता, बोथ फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन। इसीलिए मेरा कहने का मतलब है, प्रश्न के अंदर केमिकल फॉर्मूलाज के बारे में नहीं पूछते हैं, बड़े ही सिंपल आधार पर प्रश्न पूछते। एक और क्वेश्चन है, पहले उसके बारे में एक और चर्चा कर लें हम। ये सवाल आया था, उसी पेपर का है, क्वेश्चन नंबर 80 पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, तो इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले बोला है प्रकाश संश्लेषण, जिसके माध्यम से पेड़ पौधे खाना बनाते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बोला कोयले का जलना, थर्ड ऑप्शन दिया इन्होंने बर्फ का पिघलना, और फोर्थ ऑप्शन दिया भोजन का पाचन। अब सबसे पहले आप एक बार सारे ऑप्शन पढ़ लें। मैंने आपको बोला था किसी भी चीज के जलने की प्रक्रिया क्या होती है, केमिकल चेंज। भोजन का पाचन, जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने से क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम रिलीज होते हैं, उसमें हमारे केमिकल्स रिलीज होते हैं, तो ये केमिकल रिएक्शन है, तो ये भी क्या हो गया आपका केमिकल चेंज। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर सूर्य से कुछ लिया जा रहा है, जिसके अंदर पेड़ पौधे अपने जड़ों के माध्यम से कुछ हासिल कर रहे हैं, तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और इसके अंदर बहुत सारी केमिकल्स होती है, केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस होती है, तो ये भी आपका केमिकल चेंज है। तो ऑप्शन बचा क्या, बर्फ का पिघलना। तो ये तो एक तरीका था, वरना आप सिंपल सा जानते हैं भौतिक बदलाव वो होते हैं, भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जिसके अंदर आपके कोई ऐसी चीज बनती है जिसको आप वापस प्राप्त कर सकते हो। बर्फ पिघला, आपको मिला पानी, और पानी को आप दोबारा यदि फ्रिज में रखें तो आपको क्या मिल जाएगा, बर्फ। तो इस कारण से आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते थे कि इसके अंदर ऑप्शन हमारा 3 करेक्ट आंसर होगा। तो अब आप देखिए, इस प्रकार से 2 प्रश्न बताए। मैंने आपसे अभी 2 ही प्रश्न क्यों डिस्कस किए, क्योंकि जो लास्ट हमारा जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस था, जो उसका पेपर हुआ था, उसके अंदर 2 प्रश्न पूछे गए। मैंने इन प्रश्नों के आधार पर ही आपको पढ़ाने का ध्यान दिया। अब इसमें क्या करना है, मैंने जो एग्जाम्पल्स लिखाए थे उन एग्जाम्पल को एक बार जरूर देख लें, अपनी कॉपी में लिख लें। जो मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स दिखाए थे, ये फिजिकल चेंज के और केमिकल चेंज के भी, इनको आप जरूर लिख लें। डेफिनेशन आती है नहीं आती इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट में एक समरी के तौर पे देखें आप। देखिए मैंने आपको बताया फिजिकल चेंज और आपका केमिकल चेंज। पॉइंट्स क्या याद रखने हैं आपको, वैसे तो कहते हैं कि सबसे लास्ट के अंदर किसी चीज के एग्जाम्पल देने चाहिए। मेरा यह कहना है अपने एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव में आपको सबसे पहले आपको एग्जाम्पल्स देखो। तो जितने हमने उदाहरण इसके देखे हैं, इन उदाहरणों को आप इसके साथ ही पहले ही पेज पे लिख लो। नंबर दूसरी चीज, मैंने आपको डिफरेंस बताया था फिजिकल चेंज और फिजिकल रिएक्शन में। सेम यहां पे केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन में। मैं दोबारा बता दूं, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज के अंदर आप ये देखिए, फिजिकल चेंज में क्या होता है, किसी वस्तु का स्वरूप, उसकी साइज, इन चीजों में बदलाव हुआ। बर्फ है, बर्फ को आप किसी बेलनाकार
उसमें भी कर सकते हैं स्टोर। अदरवाइज आप बर्फ को किसी आयताकार बर्तन में भी कर सकते हैं, स्क्वायर में, रेक्टेंगुलर में, किसी भी शेप में कर सकते हो। आखिर रही तो बर्फ ही ना। तो फिजिकल चेंज का मतलब ये होता है कि आपने उसकी शेप बदली, हो सकता है आपने उसकी साइज बदली, या अन्य कोई उसका भौतिक प्रारूप में बदलाव हुआ। तो जनरली हम शेप और साइज को किसी भी चीज का भौतिक प्रारूप कहते हैं, बाकी चीजों को नहीं कहते। तो आप इससे आइडिया लगा लो कि ये बेसिकली फिजिकल चेंज है। जब मैं केमिकल चेंज की बात करता हूं, इसका मतलब क्या है, केमिकल चेंज में क्या हुआ, आपका कोई ना कोई रासायनिक क्रिया वहां पे होती ही होती है, कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन। तो इस केमिकल रिएक्शन के कारण ही तो केमिकल चेंज हो रहा है। तो इस जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की स्थिति के अंदर लकड़ी जलती है, देखिए ये आपकी कार्बन है और आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये कार्बन लकड़ी मान लीजिए आप, क्योंकि लकड़ी के अंदर भी अपना कार्बन का कोई ना कोई अंश तो होता ही होता है। तो इस प्रकार से जब भी आप किसी चीज को जलाते हो और जिसके अंदर कार्बन मौजूद है, तो उस जलने की प्रक्रिया में, ये प्रक्रिया कहाँ यहाँ पे क्या हो रही है, ये एक आपके जलने की प्रक्रिया हो रही है। इस जलने की प्रक्रिया में क्या हो रहा है, इससे आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कई बार ऐसी रिएक्शंस होती है, आपने सुना हो सिगड़ी वगैरह जलती है, तो रूम के अंदर लोग कहते हैं कि रात को किसी भी रूम में सिगड़ी जला के नहीं सोना चाहिए। क्यों कहते हैं, होता क्या है, जब आप सिगड़ी के अंदर भी एक तरह से कार्बन का ही अंश है और वहां पे ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल कहाँ होता है, उस सिगड़ी के जलने में होता है। जिससे क्या होता है, जो कमरे में मौजूद ऑक्सीजन थी उसको कार्बन के साथ वो जल उठी। जलने से जो प्रोडक्ट, एक तो हीट आपको मिलती ही मिलती है, हीट के साथ वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम CO कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और ये एक जहरीली गैस है। याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, जिसकी वजह से हमारे जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसमें ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं हो रही है। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ये एक विषैली गैस है, जिस कारण से किसी व्यक्ति की बंद कमरे में सोने से मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बाहर आप वातावरण में कहीं बहुत सारी कार्बन मोनोऑक्साइड है और वहां सांस लेंगे तो आपकी वहां डेथ नहीं हो सकती। मेरा पॉइंट ये है, बंद कमरे का एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता के कारण किसी व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। यहां पे ये क्या हुआ, ये केमिकल रिएक्शन जलने की प्रक्रिया में इस्तेमाल हुई। तो इस अभिक्रिया को आप क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। और इससे हो क्या रहा है, केमिकल चेंज, भौतिक रासायनिक बदलाव ही तो हो रहा है। आपने जलाई तो लकड़ी थी और आपको क्या मिला, ऊर्जा तो मिली, लेकिन उस ऊर्जा के साथ क्या हुआ, आपके कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति हुई। इन चीजों से आप ये समझ सकते हो कि केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज का ही एक पार्ट होता है। ये दोनों कोई अलग अलग चीज नहीं, कहीं आसमान से टपक गई और हमें समझ में ना आए। और फिजिकल चेंज और फिजिकल रिएक्शन भी यही है। फिजिकल चेंज मैंने आपको बताया, किसी पदार्थ के भौतिक स्वरूप में बदलाव, वो आपका फिजिकल चेंज होता है। और फिजिकल, ये एक दूसरा था। इसके साथ में मैंने आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताई, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, आप ये देखना, आप कैसे डिफरेंशिएट करो और कैसे उसको पहचानना हो कि ये उदाहरण कौन सा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, पिघलने की प्रक्रिया किस में आती है, ये आपके फिजिकल चेंज में आएगी। कैसा ही पिघलना हो, चाहे वो आपका बर्फ पिघल रही हो या फिर आपकी मोमबत्ती पिघल रही हो, तो ये सारी प्रक्रिया तो क्या होगी, आपकी पिघलने की जो प्रक्रिया है, ये दोनों आपके 1 मिनट, तो ये दोनों आपके पिघलने की जो प्रक्रिया है वो आपके भौतिक बदलाव या फिजिकल चेंज हो गए। अब मैंने बात करी आपके जलने की। चाहे आप लकड़ी जलाओ, चाहे आप कोई भी कोयले का प्रारूप जलाओ,
या आप चाहे मोमबत्ती जलाओ, जहां पर भी, मैं तो कहता हूं आप पेपर जलाओ, न्यूज़पेपर ले लिया आपने और उसको जलाया, जितनी भी आपकी जलने की ये कार्रवाई हो रही है, ये क्या आपका केमिकल चेंज है। और ये याद रखिए, जहां भी केमिकल चेंज होता है उसके अंदर केमिकल रिएक्शन तो होती ही होती है, वरना तो हो ही नहीं सकता। जलने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन किसके साथ जलेगी? कार्बन के साथ, और बनेगा कुछ ना कुछ। इसका मतलब जो जलने के साथ हमारी क्रिया हो रही है उससे कौन सा बदलाव हो रहा है? उससे हमारा केमिकल चेंज हो रहा है। जलना और पिघलना डिफरेंशिएट हो गया। नेक्स्ट आप चलिए वाष्पीकरण। वाष्पीकरण को इंग्लिश में कहते हैं इवोपरेशन। और इस इवोपरेशन के कारण ही, वाष्पीकरण के कारण ही वस्तु का एक रूप से दूसरे रूप में, प्रारूप में बदलाव। जैसे आपने यहां बर्फ को उसमें पिघाल दिया पानी के रूप में, मैं यहां आपके पानी को वाष्पीकरण के रूप में उड़ा देता हूं, तो क्या हुआ? पानी वाष्प बन जाएगा। इसको हम जल वाष्प कहते हैं। हमारे वातावरण में बहुत है, इसी के कारण तो हमारे मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर में। तो जो पानी का वाष्पीकरण हो गया और वो उड़ गया, तो हुआ क्या? इतने बड़े संसार में समुद्र का पानी रोज उड़ता है, सूर्य की गर्मी आती है उससे उड़ता है, उठ के वो कहाँ जाता है? आसमान में जाकर के कंडेंसेशन हो जाता है। उस कंडेंसेशन से होती क्या है? दोबारा कहीं ना कहीं बारिश आती है। ये एक प्रक्रिया है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, जब पानी को एडिक्वेट टेम्परेचर मिला तो पानी राइज होगा, राइज होकर के वो उड़ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वापस नहीं बनेगा। तो ये आपका वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है, इससे भी क्या होता है आपका? ये फिजिकल चेंज है। अब दूसरी चीज, मैंने आपको एक और कंसेप्ट दिया था, जब भी आपकी कोई ऐसी चीज है जहां पे आपके कोई चीज सड़ रही है, जैसे केला, बनाना, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रॉटिंग। या फिर मान लीजिए आपका जैसे बनाना हो गया, अदरवाइज आपका जैसे मैंगो है, मैंगो के अलावा आपका एप्पल है, इन सारी की सारी चीजों से क्या हो रहा है? ये आपकी केमिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ये आप दोनों समझ गए। एक लास्ट में मैंने आपको बताई थी, एक पंच लाइन ये है मेरा लास्ट में आपसे, एक इस चीज को जरूर ध्यान रखें, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में हेल्प करेगी। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में आपको करना क्या है? आप सीधा सीधा ये आइडेंटिफाई करो, जब फिजिकल चेंज में कोई चीज, जैसे आपने यहाँ पे बर्फ से पानी बना, कैसे बना, क्या बना, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आप तो ये देखो, बर्फ से पानी बन गया, क्या ये पानी वापस बर्फ बन सकता है? फ्रिज में ले जाकर रख के ट्राई कर लो, इसका मतलब बन रहा है। तो ये आपका क्या है? फिजिकल चेंज है। जो चीज एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में गई और दूसरे फॉर्म से वापस रिवर्स हो रही है, वो आपका फिजिकल चेंज है। तो इस तरह से ये आपका 100% आपका सही है। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, दिमाग लगाना होता तो ये एवरीडे साइंस नहीं होती, ये साइंस होती। उसके बाद केमिकल चेंज की जब बात करोगे, आपने सीधा देखना है, मैंने कहा यहाँ पे आपका दूध है और इस दूध में XYZ बैक्टीरिया ना के काम किया और ये आपका दूध दही बन गया। यहां केमिकल फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं, तो हमें पढ़ना नहीं है। दूध से दही बना, कैसे बना, क्या बना, कोई मतलब नहीं। आप तो मुझे इस दही से दोबारा दूध बना के दे सकते हो? नहीं दे सकते। जब नहीं बन सकता तो ये क्या है? हमारी केमिकल चेंज है। एग्जाम में प्रश्न सही करना है, और प्रश्न सही करने के लिए जो इसको इंग्लिश में हम रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल कहते हैं, इस कंसेप्ट को समझ लो, आपके फिजिकल और केमिकल चेंज को आइडेंटिफाई करने के लिए सफिशिएंट है। अगर आप इतने कंसेप्ट समझ गए हैं, और जिस प्रकार से मैंने आपको नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस बताए, 2 प्रश्न मैंने आपको, लास्ट 10 साल के अंदर एक ही बार जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ और उसके अंदर 2 ही सवाल आए, दोनों सवाल आपके सामने थे। उन सवालों में मुझे तो कहीं दिखा नहीं किसी केमिकल फॉर्मूला पूछा गया, फिजिकल फॉर्मूला पूछा गया। तो आप सिर्फ उस प्रक्रियाओं को देखो, उसका बेसिक कंसेप्ट समझो, जलने से क्या होता है, गलने से क्या होता है, या फिर किसी चीज की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे बदलाव होता है, इनको समझो, उससे आपके प्रश्न हल हो जाएंगे। अब रही बात राजस्थान की जो दूसरी परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं में भी कुछ एग्जाम्पल्स आए हुए हैं, उसको हम जब टेस्ट सीरीज लाएंगे, उस टेस्ट सीरीज के अंदर आपके वो सारे के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। आप इतना समझ गए तो आप किसी भी प्रकार का प्रश्न कर सकते हैं। और
मैंने आपको बोला आपको नोट्स किसके बनाने, जो हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज के। आप कहीं भाग लो, कुछ कर लो। 6 नंबर के प्रश्न आए थे लास्ट ईयर इस चैप्टर से, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। नहीं समझ में आए 2 बार देखो, इनके ऑप्शंस है वो याद कर लो। याद करने से अच्छा है इनको समझो, समझ के। और मुझे इस बार भी लगता है आरएस जब सिलेबस चेंज नहीं किया तो प्रश्नों की संख्या में बदलाव नहीं होगा और आपके वापस 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। और ये 6 नंबर कितने मुश्किल हैं आपने ये सेशन देख के ही लग गया होगा। नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। तब तक इसको आपको एक बार रिवाइज कर लें और नोट्स बना दें। थैंक यू सो मच।